सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों जो है हम लोग आज उसी क्रम में आगे चर्चा करेंगे पार्ट 7 की। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम लोग लगातार एक ऐसी सीरीज चला रहे हैं कि जिससे प्रीवियस ईयर पेपर भी हमारा सॉल्व हो जाएगा, और दूसरी चीज कि जो परीक्षा में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, वो प्रश्न तो हम पढ़ेंगे ही, साथ साथ पूरी जियोग्राफी हम कंप्लीट कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो जैसा कि हमने कहा था कि 15 दिन में आपकी जियोग्राफी पूरी खत्म कर दी जाएगी, तो आज उसी क्रम में हम लोग 7वें पार्ट पर पहुंचे हुए हैं और भारत की जियोग्राफी हमने पूरा कवर कर दिया है। पूरा क्वेश्चन जो भी प्रश्न पूछा गया था वो सभी हमने जो है आपको बता दिए हैं। आज उसी क्रम में हम आगे चर्चा करेंगे विश्व की जियोग्राफी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग विश्व की जियोग्राफी पढ़ेंगे। और जैसा कि हमने पहले ही बताया था कि जो है आपका टेस्ट जो है होगा, और जो टेस्ट होगा उसकी डेट आ चुकी है। आपका टेस्ट जो है वो होगा 15 अगस्त को शाम को 7 बजे। जी हाँ दोस्तों, तो इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। दोस्तों जितना 1 अगस्त से पढ़ाया है, फिर से सुनिएगा, 1 अगस्त से जितना पढ़ाया है पूरा जो है हर क्लास से आपका प्रश्न रहेगा, और मैं 30 प्रश्न पूछूंगा। जी हाँ दोस्तों, 30 प्रश्न आपका रहेगा, और 30 प्रश्न में ज्यादा प्रश्न देने वाले को जवाब, जो ज्यादा प्रश्न देगा उसी को जो है इनाम दिया जाएगा। और हमने जैसे कि कहा था कि 2 लोगों को, जी हाँ दोस्तों, 2 लोगों को जो है इनाम दिया जाएगा। तो आप लोग जो है अपनी तैयारी पूरी रखिए, और वीडियो जो पुराना वीडियो है पार्ट 1 से लेकर के पूरा देखिए, और उसके बाद फिर अपनी तैयारी मजबूत करके 15 तारीख को अपने टेस्ट में हिस्सा लीजिए। तो दोस्तों आज हम उसी क्रम में अगले टॉपिक पर चर्चा करेंगे, जो कि हमारा है सौर मंडल। जी हाँ दोस्तों, विश्व की जियोग्राफी में आज का जो टॉपिक है हमारा वो है सौर मंडल। तो आज हम सौर मंडल पर चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों पर कि आखिर प्रश्न क्या है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी सीरीज पार्ट 7। अगर जो है आपको ना पता हो तो एक बार फिर से बता दें कि पढ़ो और जीतो प्रतियोगिता जो है वो 15 अगस्त को समाप्त होगी। अर्थात जियोग्राफी के जितने भी क्वेश्चन बताने थे वो सारे हमने बता दिए हैं। अब हम लोग विश्व की जियोग्राफी पढ़ रहे हैं, और विश्व की जियोग्राफी भी आपकी 4 दिन में समाप्त कर दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मेरी 15 की 15 क्लास पूरी देख लेते हैं तो किसी भी परीक्षा में अगर आप जियोग्राफी के प्रश्न सॉल्व करेंगे तो आपको कहीं भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि इसमें मैंने केवल प्रश्नों को डिस्कस किया हुआ है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला प्रश्न लेकर के। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा होगा, कह रहा है कि जॉर्ज लेमन ट्रे किससे संबंधित हैं। जी हाँ दोस्तों, जॉर्ज लेमन ट्रे किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों अगर हम जॉर्ज लेमन ट्रे की बात करें तो जॉर्ज लेमन ट्रे जो है, पहला ऑप्शन विद्युत धारा, दूसरा ऑप्शन सौरमंडल, तीसरा बिग बैंग थ्योरी, और चौथा जो है वो आपका है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें हमको ये बताना है कि जो आपके जॉर्ज लेमन ट्रे हैं वो किससे संबंधित हैं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जॉर्ज लेमन ट्रे जो हैं इन्होंने जो है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, या फिर हो गया सौर मंडल की उत्पत्ति, जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौर मंडल की उत्पत्ति आदि संबंधित जो व्याख्या है वो उन्होंने की है। और वहीं इस थ्योरी की अगर बात की जाए, बिग बैंग थ्योरी की, तो इसकी जो व्याख्या प्रस्तुत की गई थी वो 1967 में की गई थी, और इसको प्रस्तुत किया था रॉबर्ट, जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट विग्नर ने। जी हाँ दोस्तों, रॉबर्ट विग्नर ने इसकी व्याख्या की थी। और यह थ्योरी दिया किसने था, तो दिया था जॉर्ज लेमन ट्रे ने। अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें दोस्तों, तो क्या कह रहा है देखिएगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। जी हाँ दोस्तों, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है, पहला ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि पहला ऑप्शन दिख रहा है 13.7 मिलियन वर्ष, 4.6 बिलियन वर्ष, 5.8 बिलियन वर्ष और 8.9 बिलियन वर्ष। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 13.7 बिलियन वर्ष। सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं दोस्तों।
तारे मुख्यतः किसके बने होते हैं? आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। पहला है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, दूसरा है हाइड्रोजन और कार्बन, तीसरा है हाइड्रोजन और हीलियम, चौथा है ऑक्सीजन और हीलियम। जी हाँ दोस्तों, आप लोग इसका जवाब दीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों मैं आपके जवाब की प्रतीक्षा में हूँ कि इस चार में से कौन सा इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो आपको पता होगा कि हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं, हाइड्रोजन और हीलियम जो हैं वही तारे का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम तारों का निर्माण करते हैं। होता क्या है कि तारों में से 1 से 1.5 करोड़, जी हाँ दोस्तों 1 से 1.5 करोड़ केल्विन, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 से 1.5 करोड़ केल्विन टेम्परेचर, जी हाँ दोस्तों आप सही है कि 1 से 1.5 करोड़ केल्विन टेम्परेचर जो है ये हाइड्रोजन के परमाणु जो होते हैं वो आपस में संलयित होकर के, जी हाँ दोस्तों हाइड्रोजन के परमाणु आपस में संलयित होकर के हीलियम का निर्माण करते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन जो है वो संलयित होकर हीलियम का निर्माण करते हैं और यही हीलियम जो है तारों से मुक्त होने वाली ऊर्जा चाहे कह ली जाए, चाहे प्रकाश कह लिया जाए, इन सभी का जो है कारण होता है। और ये क्यों होता है? तो ये नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है क्यों होता है? तो ये आपका नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो सप्तऋषि नाम है किसका है? जी हाँ दोस्तों, सप्तऋषि किसका नाम है? आप लोग देखते होंगे जब छत पर लेटते होंगे, दादा दादी नाना नानी ये लोग बताते होंगे कि बेटा वो देखो जो 7 तारा है ना, ऐसे ऐसे रहता है, 1 2 3 4 फिर 5 6 7 ऐसे रहता है। देखिए 7 तारा। अगर जो है आपको इस तरह ना दिख रहा हो, देखो ऐसे बता रहा हूँ, 1 तारा 2 तारा 3 तारा 4 तारा 5 6 7 ऐसे 7 तारे रहते हैं और 7 तारों का एक समूह रहता है और उसे क्या कहते हैं? नाम देते हैं सप्तऋषि देते हैं। और 7 तारों का समूह, इसलिए इसको क्या कहेंगे? तारा मंडल कहेंगे। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो मंगल ग्रह को के रूप में भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह को क्या सुबह का तारा कहा जाता है, क्या शाम का तारा कहा जाता है, क्या लाल ग्रह कहा जाता है या फिर नीला ग्रह कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, आप लोग जल्दी जल्दी इसका कमेंट करके आंसर दीजिए और बताइए कि मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तब तक मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मंगल ग्रह पर वायुमंडल में 95.3%, जी हाँ दोस्तों 95.3% जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है। जी हाँ दोस्तों, 95.3% कार्बन डाइऑक्साइड है और 2.7% आपका नाइट्रोजन है। जी हाँ दोस्तों, 2.7% नाइट्रोजन है और 95.3% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। और वहीं अगर हम बात करें तो जो मंगल ग्रह होता है ये अपनी धुरी पर एक चक्कर 24.6 घंटे में लगाता है। जी हाँ दोस्तों, 24.6 घंटे में एक चक्कर लगाता है। और जो है सूर्य के एक चक्कर की अगर बात की जाए तो सूर्य का एक चक्कर 686.98 यानी कि 686.98 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो हो जाएगा लाल ग्रह। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो अगला प्रश्न आपका क्या है? देखिए, किस ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है? जैसा कि अभी अभी हमने उत्तर बताया इसका कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध, मंगल। तो अभी अभी हमने बताया कि जो आपका मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं। तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो सभी ग्रह वामावर्त प्रक्रिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, परिक्रमा करते हैं। सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? बृहस्पति, बुध, शुक्र, पृथ्वी। जी हाँ दोस्तों, 2 ग्रह ऐसे हैं जो कि सूर्य का
जो कि सूर्य का उल्टा चक्कर लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, 2 ग्रह ऐसे हैं जो सूर्य का उल्टा चक्कर लगाते हैं। तो हमको ये बताना है कि कौन सा ग्रह है कि जो वामावर्त प्रक्रिया करता है, परिक्रमा करते हैं, सिवाय अर्थात वामावर्त परिक्रमा नहीं करता। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आप लोग कमेंट करिए और बताइए। तब तक मैं आपको बता दूं कि जो बृहस्पति है, देखिएगा बृहस्पति है, जो आपका बृहस्पति है, जो आपका बुध है, जो आपका शुक्र है, शुक्र नहीं, जो आपका बुध है, उसके बाद जो आपकी पृथ्वी है, जी हाँ दोस्तों, जो आपकी पृथ्वी है, ये सभी वामावर्त प्रक्रिया करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये सभी वामावर्त घूमते हैं। तो देखिए बृहस्पति हो गया, बुध हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सभी वामावर्त घूमते हैं सिवाय किसके, शुक्र के। जी हाँ दोस्तों, तो शुक्र जो है वो दक्षिणावर्त प्रक्रिया करता है। और शुक्र के अलावा एक नाम और है, 2 ग्रह हमने बताया, पहला तो शुक्र हो गया जो उल्टा चक्कर लगाता है, और एक ग्रह और है, वो आप लोग बताइए कि कौन सा ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, कमेंट करके आप लोग इसको बताइएगा ऑफलाइन कि कौन सा ऐसा ग्रह है जो सूर्य का उल्टा चक्कर लगाता है। एक हमने बता दिया शुक्र, और दूसरा आप लोग बताइएगा। प्रश्न लिखा है दोस्तों, क्या कह रहा है देखिएगा, कह रहा है कि किस ग्रह को सुबह का तारा या शाम के तारे के रूप में जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, पहला ऑप्शन आपका है बुध, दूसरा है शुक्र, तीसरा है प्लूटो और चौथा है यूरेनस। जी हाँ दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग जल्दी जल्दी इसका जवाब दीजिए। तब तक मैं आपको बता दूं कि जो आपका सुबह या शाम का तारा है, जी हाँ दोस्तों, जो आपका सुबह या शाम का तारा है, जी हाँ दोस्तों, जो आपका सुबह या शाम का तारा है उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों उसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा शुक्र। शुक्र ग्रह को सुबह या शाम का तारा कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, शुक्र जो है वो सूर्य से दूसरा ग्रह है और चंद्रमा के बाद यह रात्रि में आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि सबसे ज़्यादा चमकीला तो चंद्रमा दिखाई देगा, और चंद्रमा के बाद जो सबसे ज़्यादा चमकीला दिखाई देगा वो दिखाई देगा क्या, शुक्र ग्रह दिखाई देगा। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वहीं अगले प्रश्न की बात करें तो क्या कह रहा है देखिएगा, किस ग्रह को प्रातः या संध्या का तारा कहते हैं। अब इसमें देखिए दोस्तों लिखा हुआ है मर्क्यूरी, वीनस, मार्स या फिर सैटर्न। जी हाँ दोस्तों, मर्क्यूरी, वीनस, मार्स या सैटर्न। इसका आप लोग सही जवाब दीजिए और बताइए कि इसका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम इसके सही जवाब की बात करें, इस प्रश्न के सही जवाब की बात करें, तो आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा वीनस, और वीनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह। जी हाँ दोस्तों, वीनस का मतलब होता है शुक्र ग्रह। अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो कह रहा है निम्न में से किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, किस ग्रह के वातावरण में अधिकांश तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह की अगर बात करें तो यहाँ के वायुमंडल में 90% भाग और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है। जी हाँ दोस्तों, इसके अगर शुक्र ग्रह की बात करें तो इसके वायुमंडल का लगभग 90% भाग और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है, जहाँ पर मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, और इसके सतह का जो टेम्परेचर है वो 400 अंश सेंटीग्रेड है। जी हाँ दोस्तों, इसके सतह का जो टेम्परेचर है वो 400 अंश सेंटीग्रेड है, और 90% भाग पर और 90% भाग पर और 1 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है CO2 गैस पाई जाती है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वहीं दोस्तों अगले प्रश्न की बात करें तो 2015 में किस ग्रह पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियरों की खोज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह ऐसा था जहां पर जमे हुए पानी के भूमिगत ग्लेशियर की खोज की गई थी। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा 2015 में मंगल ग्रह पर। जी हाँ दोस्तों, मंगल ग्रह पर
मंगल ग्रह पर 2015 में इसकी खोज की गई थी। और इसकी खोज किसने की थी दोस्तों? तो इसकी खोज नासा ने की थी। जी हाँ दोस्तों, इसकी खोज किसने की थी? तो नासा ने की थी। और नासा के जो MRO मिशन है, MRO, जी हाँ दोस्तों, नासा के MRO मिशन द्वारा, जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे MRO मिशन क्या है? जी हाँ दोस्तों, तो MRO मिशन का मतलब ये हुआ कि मार्स रिकोनेसेंस आर्बिटर। जी हाँ दोस्तों, मार्स रिकोनेसेंस आर्बिटर इसका नाम है। दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प को चुनिए जो भिन्न है शुक्र, मंगल, शनि और सूर्य। तो दोस्तों देख के ही आपको पता चल रहा होगा कि जो सूर्य है, ये सभी तो ग्रह दिख रहे हैं आपको, लेकिन सूर्य जो है, सूर्य के ही चक्कर ये सभी ग्रह लगाते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो सूर्य एक तारा है और बाकी ये सभी क्या हैं? ये सभी आपके क्या हैं? ग्रह हैं। अगर हम इसके व्यास की बात करें तो 13 लाख, जी हाँ दोस्तों, 13,92,000 किलोमीटर है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम सूर्य के व्यास की बात करें तो 13,92,000 किलोमीटर है, जो कि पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। जी हाँ दोस्तों, पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। दोस्तों वहीं अगर हम अगले प्रश्न की बात करें, तो देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो गैलीली, क्रिस्टियन ह्यूगेस ने, सर विलियम हर्शेल ने, निकोलस कापरनिकस ने। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्दी जल्दी आप लोग बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर मैं बताऊं तो इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विलियम हर्शेल ने। जी हाँ दोस्तों, जो विलियम हर्शेल, सर विलियम हर्शेल, दोस्तों सर विलियम हर्शेल ने 1781 ईस्वी में, जी हाँ दोस्तों, 1781 ईस्वी में यूरेनस या फिर इसी को ही कहते हैं अरुण। जी हाँ दोस्तों, यूरेनस या फिर इसी को कहते हैं अरुण ग्रह। तो अरुण ग्रह की खोज किसने की थी? सर विलियम हर्शेल ने की थी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम वही अगले प्रश्न की बात करें दोस्तों, तो अगले प्रश्न में क्या कह रहा है? देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन से ग्रह का रंग नारंगी है और उस पर सफ़ेद धारियां या बैंड हैं? जी हाँ दोस्तों, कौन सा ग्रह है जिसका रंग नारंगी है और जिस पर सफ़ेद धारियां हैं? पहला मंगल, दूसरा शनि, तीसरा बृहस्पति, चौथा शुक्र। जी हाँ दोस्तों, जल्दी जल्दी आप इसका जवाब दीजिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये मैं आपको होमवर्क देता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपको मैं होमवर्क देता हूँ। दो चीज़ होमवर्क हुआ। पहला होमवर्क हमने दिया था कि सूर्य का उल्टा चक्कर कौन कौन सा ग्रह लगाता है। दूसरा होमवर्क हमने दिया क्वेश्चन नंबर 14। तो दोनों का जवाब आप लोग ऑफलाइन कमेंट में दीजिएगा और हमें बताइएगा कि उसका सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि निम्नलिखित गैसों में से शनि के वायुमंडल में ज़्यादातर कौन सी गैस होती है? जी हाँ दोस्तों, शनि के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस होती है? पहला नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा ऑक्सीजन, चौथा हीलियम। जी हाँ दोस्तों, चारों ऑप्शन आपको दिए गए हैं और आप लोग बताइए कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा। शनि के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो दोस्तों अगर हम शनि के वायुमंडल की बात करें तो हाइड्रोजन जो होती है वो 96.3% होती है। जी हाँ दोस्तों, वहीं अगर हम हीलियम की बात करें तो 3.25% होती है हीलियम। जी हाँ दोस्तों, और जो आपकी अन्य गैसें हैं वो बहुत कम मात्रा में पाई जाती हैं। तो दोस्तों देख के हमको पता चला होगा कि सबसे ज़्यादा गैस जो पाई जाती है वो क्या पाई जाती है? हाइड्रोजन पाई जाती है। दोस्तों अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है? तो दोस्तों पहला ऑप्शन है नेपच्यून, दूसरा है यूरेनस, तीसरा है प्लूटो, चौथा है बृहस्पति। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब आप लोग बताइए, कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी इसका सही जवाब बताइए कि क्या हो जाएगा। दोस्तों मानव द्वारा खोजा ग्रह है, सबसे ध्यान से सुनिएगा कि मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों अगर हम बात करें यूरेनस की, जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, यूरेनस की अगर हम बात करें
तो यूरेनस जो है जिसको अरुण कहते हैं, इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने की थी। जी हाँ दोस्तों। वहीं अगर वरुण ग्रह की बात की जाए तो वरुण ग्रह की खोज 1930 ईस्वी में हुई थी। जी हाँ दोस्तों। लिखा है कौन सा मानव द्वारा खोजा गया प्रथम ग्रह है, तो प्रथम ग्रह आपका यूरेनस हो जाएगा जिसको आप कहते हैं अरुण। वहीं अगर दूसरा ग्रह पूछा जाए तो 1930 ईस्वी में नेपच्यून की खोज की गई थी। जी हाँ दोस्तों। 1930 ईस्वी में नेपच्यून की खोज की गई थी और नेपच्यून का एक नाम और है जिसको आप लोग कहते हैं वरुण ग्रह। जी हाँ दोस्तों। अगले प्रश्न पर अगर हम चर्चा करें तो कह रहा है निम्नलिखित ग्रहों में से किसे ग्रह नहीं माना जाता। जी हाँ दोस्तों। अब किसे ग्रह नहीं माना जाता, तो दोस्तों अगर हम बात करें बृहस्पति, शनि, प्लूटो और बुध की, तो आप लोग सही जवाब बताइए कि इस चार में से सही जवाब क्या हो जाएगा। दोस्तों अगर हम आप बता दें तो 14 से लेकर के 25 अगस्त के मध्य, 25 अगस्त 2006। जी हाँ दोस्तों। 14 से 25 अगस्त 2006 के मध्य एक मतलब कि वो हुई थी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। जी हाँ दोस्तों। इंटरनेशनल खगोलीय ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ दोस्तों। अब आप सोच रहे होंगे ए से क्या होगा, तो ये आपके लिए छोड़ा जाता है। आप लोग इसका फुल फॉर्म बताइएगा कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, एक मिनट रुक जाइएगा, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा प्लूटो। जी हाँ दोस्तों। जो आपके प्राग की राजधानी थी चेक गणराज्य, वहीं पर हुई थी 26वीं बैठक। जी हाँ दोस्तों। 26वीं बैठक हुई थी जहां पर प्लूटो को बौना ग्रह मान करके इसको हटा दिया गया था। जी हाँ दोस्तों। अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक उपग्रह का नाम बताइए। पहला सीरियस, दूसरा सूरज, तीसरा चंद्रमा और चौथा बुध। जी हाँ दोस्तों। इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं। जी हाँ दोस्तों। प्राकृतिक उपग्रह किसे कहते हैं, तो दोस्तों अपना चंद्रमा जो है वो प्राकृतिक उपग्रह है। और चंद्रमा जो है सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। जी हाँ दोस्तों। सौर मंडल का 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है और यह पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। जी हाँ दोस्तों। जहां पर वायुमंडल नहीं पाया जाता, तो दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल आपका नहीं पाया जाता। और चंद्रमा की अगर दूरी की बात की जाए तो यह पृथ्वी से 3,84,365 किलोमीटर दूर है। जी हाँ दोस्तों। 3,84,365 किलोमीटर दूर है चंद्रमा, कहाँ से, पृथ्वी से। दोस्तों अगले प्रश्न की अगर बात करें, प्लूटो के चांद का क्या नाम है। जी हाँ दोस्तों। प्लूटो के चांद का क्या नाम है, दोस्तों पहला है चेरान, दूसरा है गैनीमीड, तीसरा है लूनो, चौथा है टाइटन। जी हाँ दोस्तों। आप लोग इसका जवाब दीजिए और बताइए कि क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम प्लूटो से नज़दीकी, अगर प्लूटो की बात की जाए तो प्लूटो के 5 उपग्रह। जी हाँ दोस्तों। कितने उपग्रह हैं, 5 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं, पहला चेरान है। जी हाँ दोस्तों। पहला चेरान है, दूसरा स्टिक्स है। आप लोग लिख लीजिएगा, मैं इसमें लिख नहीं पा रहा हूँ तो आप लोग लिखिएगा और इसका नाम देखिएगा। पहला आपका जो है चेरान है, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है। पहला चेरान, दूसरा स्टिक्स, तीसरा निक्स और अगला जो है केरबेरास और आखिरी जो है वो है हाइड्रा। जी हाँ दोस्तों। आखिरी जो है वो हाइड्रा है। तो ये 4 हमने बताया। वहीं अगर हम शनि ग्रह की बात करें, देखिए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो आपका टाइटन है। गैनीमीड आपका शनि का हो गया, ठीक। चेरान जो है वो आपका प्लूटो का उपग्रह है और मैंने प्लूटो के 5 उपग्रह बताए। दोस्तों अगला प्रश्न, हैली धूमकेतु लगभग कितने वर्ष में एक बार दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों। हैली धूमकेतु, अब आप सोच रहे होंगे हैली धूमकेतु है क्या, तो दोस्तों ब्रिटेन के एक खगोल शास्त्री थे जिसका नाम था एडमंड हैली। जी हाँ दोस्तों। जिनका नाम था एडमंड हैली। तो दोस्तों एडमंड हैली जो थे वो क्या थे कि इन्होंने एक प्रयोग किया था। जी हाँ दोस्तों। एडमंड हैली ने एक खोज की थी 1705 ईस्वी में
और जो कि क्या था, हैली धूमकेतु के नाम से जाना गया। और दोस्तों ये 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। जी हाँ दोस्तों, ये जो है 76 वर्ष में एक बार दिखाई देता है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 76। दोस्तों वहीं अगर हम अगले प्रश्न की चर्चा करें तो क्या कह रहा है, देखिएगा। जनवरी 1610 में गैलीलियो गैलीली द्वारा की गई खोज में गलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है। जी हाँ दोस्तों, गलीलियन की चंद्रमा जो हैं उनकी संख्या कितनी है, और इसकी खोज 1610 ईस्वी में गैलीलियो गैलीली ने किया था। जी हाँ दोस्तों, तो अगर हम इसके सही जवाब की बात करें तो आप लोग इसका बताइए 2, 3, 4, 5, इसका सही जवाब बताइए कि क्या होगा। दोस्तों इसके सही जवाब की अगर हम बात करें तो 1610 ईस्वी में, एक मिनट रुक जाइएगा दोस्तों, 1610 ईस्वी में बृहस्पति के 4 चंद्रमा की खोज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, बृहस्पति के 4 चंद्रमा की खोज की गई थी, जो कि क्या था, एक तो आपका गैनीमीड था, एक आपका कैलिस्टो था, एक आपका आईओ था, और एक आपका यूरोपा था। जी हाँ दोस्तों, तो 4 उपग्रह की खोज की गई थी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। दोस्तों कल से आपकी क्लास एकदम सही तरीके से चलेगी, जैसे कि आपकी चलती थी बोर्ड पर उसी तरह से चलेगी। थोड़ा बीच में प्रॉब्लम हो गई थी, जैसा कि हमने बताया था, बीच में मैं इलाहाबाद भी चला गया था, तो इसी की वजह से आपकी ये क्लास जो है इधर उधर हो गई है, लेकिन वो सब सही हो जाएगा। तो दोस्तों अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, प्लैनेट 9 क्या है। जी हाँ दोस्तों, प्लैनेट 9 क्या है। पहला, धूमकेतु आकाश गंगा में एक ग्रह है, या एंड्रोमेडा आकाश गंगा में एक ग्रह है, या एक ग्रह जहां स्टार वार्स हुई थी, और एक आखिरी इसका विकल्प है, बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका सही जवाब क्या होगा आप लोग कमेंट करिए और बताइए कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर मैं इस पर चर्चा करूं तो 2014 ईस्वी में चाड टुजीलो, जी हाँ दोस्तों आप सही सुन रहे हैं, 2014 ईस्वी में, कब, 2014 ईस्वी में एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था चाड टुजीलो और स्कॉट एस सेपोर्ड। इन्होंने एक प्रस्तावना रखी थी जो कि जनवरी 2016 में माइकल ब्राउन और कोस्टाटिन बेंटिगन द्वारा इसकी व्याख्या की गई थी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो बाहरी सौर प्रणाली में विकसित एक बर्फीला ग्रह। जी हाँ, प्लैनेट 9 क्या है, तो बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बर्फीला ग्रह है। दोस्तों वहीं अगर हम आगे बात करें तो आप देख रहे होंगे NUSTAR यानी कि न्यू स्टार अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से किसका सर्वेक्षण किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, न्यू स्टार की फुल फॉर्म की बात करें तो यन से हो जाएगा न्यूक्लियर। जी हाँ दोस्तों, यन से हो जाएगा न्यूक्लियर, यस से हो जाएगा आपका स्पेक्ट्रम, फिर टी से हो जाएगा आपका टेलीस्कोप, फिर ए से आपका हो जाएगा एराई। जी हाँ दोस्तों, टेलीस्कोप एराई, यानी कि अंतरिक्ष आधारित एक्सरे टेलीस्कोप की मदद से क्या किया जाता है, कृष्ण विवर या ब्लैक होल जिसको बोलते हैं दोस्तों, ब्लैक होल का गहन अध्ययन किया जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, अगर हम अगले प्रश्न की बात करें तो कह रहा है, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के फोटोस्फीयर से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा के संक्षिप्त विस्फोट को क्या कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा आप लोग बताइए। 4 ऑप्शन दिया गया है, सौर ऊर्जा, सौर प्रज्वल, सूर्य का धब्बा और सौर वायु। सॉरी, आप लोग इसका सही जवाब क्या होगा बताइए। दोस्तों अगर मैं इसकी सही जवाब की बात करूं तो सूर्य के फोटोस्फीयर से जो उत्पन्न होने वाली ऊर्जा है उसको क्या कहते हैं, तो दोस्तों उसको कहते हैं सौर प्रज्वाल। जी हाँ दोस्तों, उसको कहते हैं सौर प्रज्वाल। दोस्तों जियोग्राफी की आपकी जो विस्तृत क्लास है अर्थात GS स्पेशल में जियोग्राफी स्पेशल जो आपकी चलेगी वो आपकी शीघ्र ही चलेगी, उसकी जानकारी आपको दी जाएगी। आज का आखिरी प्रश्न है दोस्तों,
तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? जी हाँ दोस्तों, तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 1919 में इसकी खोज की गई थी। जी हाँ दोस्तों, 1919 में इस एजेंसी की खोज की गई थी। और अगर हम इसके नाम की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ अर्थात 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम अगले प्रश्न पर चर्चा करें तो आज का जो हमारा सेशन था वो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसको देख लीजिएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो आपकी क्लास 10 अगस्त से स्टार्ट होने वाली थी सत्यम सर की, 10 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होने वाली थी वो 16 अगस्त से चलेगी। जी हाँ दोस्तों, 10 अगस्त से जो क्लास स्टार्ट होने वाली थी वो 16 अगस्त से चलेगी। सत्यम सर की पॉलिटी की क्लास पूरी विस्तार से, और कभी भी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सत्यम सर इतना अच्छा पढ़ाते हैं, तो आप लोग एक बार ज़रूर क्लास देखिएगा सत्यम सर की। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।